दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। इसमें हम नए वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक, स्मार्ट टावर, पराग कैलेंडर, प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व, रामप्पा मंदिर एवं धौलावीरा, 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता और देश के 51वें बाघ अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो UP PCS प्रारंभिक परीक्षा, बिहार PCS, RO ARO लोअर PCS, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा के साथ साथ टेट तथा सुपर टेट के पर्यावरण अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का दूसरा भाग। आइए सबसे पहले नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, 22 सितंबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नए वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस दिशा निर्देश के तहत 6 प्रमुख वायु प्रदूषक जिनमें ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और PM 2.5 एवं PM10 के लिए और अधिक कठोर मानक की घोषणा की गई है। देखिए दोस्तों, ये दिशा निर्देश प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तरों में कटौती के माध्यम से मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नए वायु गुणवत्ता मानकों की सिफारिश करते हैं। WHO के नए मानक स्तर क्या हैं? तो देखिए, PM 2.5, PM का मतलब होता है, याद रखिएगा, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। इसका वार्षिक औसत 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए। PM10 का वार्षिक घनत्व दोस्तों 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 का वार्षिक औसत 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो। सल्फर डाइऑक्साइड का दैनिक औसत 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का दैनिक औसत 4 मिलीग्राम प्रति घन मीटर। इसके अलावा ओजोन दोस्तों, ये देखिए, ओजोन का औसत जो पीक सीजन में है ये 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए। भारत की वायु की गुणवत्ता या एयर क्वालिटी के स्तर को मापने के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक यानी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को निर्धारित किया गया है। अब आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, स्माग टावर के बारे में। दोस्तों देखिए, 7 सितंबर 2021 को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आनंद विहार नई दिल्ली में भारत के पहले क्रियाशील यानी फंक्शनल स्माग टावर का उद्घाटन किया है। तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला जो है स्माग टावर आनंद विहार दिल्ली में स्थापित किया गया है और नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का जो थीम था वो स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह है। स्माग टावर क्या है तो ये जानना जरूरी है दोस्तों। स्माग टावर एक संरचना है जिसे एयर प्यूरिफायर के रूप में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निर्मित किया गया है। आनंद विहार में स्थित 20 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला स्माग टावर डाउन ड्राफ्ट प्रकार का है, यानी प्रदूषित हवा टावर के ऊपरी भाग से प्रवेश करती है और निचले भाग से साफ हवा आती है। टावर का निर्माण परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में NBCC इंडिया लिमिटेड के साथ टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसी अवसर पर दोस्तों, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP के अंतर्गत गैर प्राप्त शहरों यानी नॉन अटेनमेंट सिटीज में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्रण यानी PRA यानी प्रण नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला स्माग टावर नवंबर 2021 में नोएडा में स्थापित किया गया है।
तो याद रखिएगा, यूपी स्पेशल के लिए ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट टावर दोस्तों नवंबर 2021 में नोएडा में स्थापित किया गया है। और ये जो स्मार्ट टावर की बात है ये दोस्तों सितंबर 2021 में आप जानते हैं कि आनंद विहार नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। कुछ अन्य स्मार्ट टावर हैं दोस्तों, 7 सितंबर 2021 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया था और 23 अगस्त 2021 को स्मार्ट टावर का उद्घाटन कनॉट प्लेस नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया। अब आइए जानते हैं दोस्तों पराग कैलेंडर के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 सितंबर 2021 को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और पंजाब यूनिवर्सिटी ने चंडीगढ़ के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया है। पराग कैलेंडर भारत के किसी शहर के लिए अपनी तरह का पहला प्रयास है और पराग कैलेंडर को लगभग 2 वर्षों तक हवाई और वायुजनित पराग और इसके मौसमी बदलावों का अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। पराग कैलेंडर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हवाई और वायुजनित परागकणों की समय गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं और परागकण नर जैविक संरचनाएं होती हैं जिनकी निषेचन में प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन श्वसन के समय शरीर के अंदर प्रवेश कर ये एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, फिर से एक बार देखिए पराग कैलेंडर। तो दोस्तों पराग कैलेंडर जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एसोसिएशन एंड रिसर्च और पंजाब यूनिवर्सिटी ने चंडीगढ़ शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर बनाया है और भारत में किसी शहर के लिए अपनी तरह का ये पहला जो है पराग कैलेंडर है। अब आइए देखते हैं प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व के बारे में। दोस्तों देखिए 3 सितंबर 2021 को तमिलनाडु सरकार ने देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। तो प्रथम डुगोंग सर्वेक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा किसने की है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने। और इस डुगोंग संरक्षण केंद्र का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर आदिरामपट्टिनम से अमापट्टिनम तक यानी पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मरीन क्षेत्र में विस्तारित रहेगा। और भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार डुगोंग भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। डुगोंग दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा जारी किए जाने वाली लाल सूची में सुभेद्य यानी वल्नरेबल की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। डुगोंग एक स्तनपायी जलीय जीव है और इसे सी काऊ या समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। प्रतिवर्ष विश्व डुगोंग दिवस ये 28 मई को मनाया जाता है। अब आइए देखते हैं शीशा युक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति के बारे में। दोस्तों देखिए 30 अगस्त 2021 को 20 वर्ष चले लंबे अभियान के बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने विश्व को शीशा युक्त पेट्रोल यानी लेडेड पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया है और जुलाई 2021 में अल्जीरिया शीशा युक्त पेट्रोल का प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश बना है। तो अब शीशा युक्त जो पेट्रोल है इसके प्रयोग को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों लेडेड पेट्रोल के प्रयोग की शुरुआत 1922 में हुई और वर्ष 1970 तक संपूर्ण विश्व शीशा युक्त पेट्रोल का प्रयोग कर रहा था। वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आप देख सकते हैं। दोस्तों 2002 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने विभिन्न देशों की सरकारों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ विश्व भर में शीशा युक्त पेट्रोल के विरुद्ध स्वच्छ ईंधन एवं वाहन अभियान प्रारंभ किया था। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा रामप्पा मंदिर और धौलावीरा, ये विश्व धरोहर स्थल घोषित हुए हैं। तो कौन कौन? रामप्पा मंदिर और धौलावीरा। इसमें आप धौलावीरा के बारे में जानते हैं, महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है, और रामप्पा मंदिर के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति यानी विश्व हेरिटेज कमेटी की 44वीं वार्षिक बैठक 16 से 31 जुलाई 2021 के बीच चीन के फुजोऊ में संपन्न हुई और इसमें विश्व धरोहर समिति की इस बैठक में दुनिया भर के 34 नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन स्थलों में 29 प्राकृतिक,
29 सांस्कृतिक और 5 प्राकृतिक स्थल शामिल हैं। दोस्तों इन नए स्थलों को शामिल करने के बाद विश्व के कितने देशों में, तो 167 यानी 167 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 1154 हो गई है। इनमें से 897 सांस्कृतिक स्थल हैं, 218 प्राकृतिक स्थल और 39 मिश्रित स्थल के रूप में शामिल हैं। दोस्तों ध्यातव्य है कि इस बैठक में ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी यहाँ से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया है। और इस दोस्तों वर्ष 2004 में विश्व धरोहर सूची में ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को शामिल किया गया था और इसी के साथ यह विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खोने वाला दुनिया का तीसरा स्थल बन गया है। ऐसे 2 अन्य स्थलों में देखिए जर्मनी की ड्रेसडेन स्थित एल्ब घाटी और ओमान की अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी हैं। विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक के दौरान भारत के 2 नए स्थलों रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है और सैंधव स्थल यानी सिंधुकालीन स्थल धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। दोस्तों रामप्पा मंदिर का भारत का 39वां और धौलावीरा को 40वां विश्व धरोहर स्थल भारत का घोषित किया गया है। इसी के साथ भारत ने विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के सुपर 40 क्लब यानी सुपर 40 क्लब फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्रिप्शन में भी अपनी जगह बना ली है। भारत के कुल 40 स्थलों में से 32 स्थल सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 स्थल मिश्रित श्रेणी में शामिल है। और सुपर 40 क्लब ऐसे देशों का समूह है जिनके कम से कम 40 स्थल यूनेस्को की इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हैं। भारत के अतिरिक्त इटली के 58, फ्रांस के 49, जर्मनी के 51, स्पेन के 49, चीन के 56 ये ऐसे देश हैं जो सुपर 40 क्लब में शामिल हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के। दोस्तों देखिए काकतीय रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में है और काकतीय राजवंश के शिल्प कौशल का ये अद्वितीय उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा करवाया गया था। 40 वर्षों तक इस मंदिर का निर्माण में लगे रहे मुख्य मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर इसका नामकरण रामप्पा मंदिर किया गया और यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं, अतः इसे रामलिंगेश्वर स्वामी भी कहते हैं। शिव मंदिर होने के कारण इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो ये रामप्पा मंदिर के बारे में ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थीं। दोस्तों मार्को पोलो द्वारा इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा कहा गया है। 27 जुलाई 2021 को गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा भारत का पहला स्थल है। पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो प्रथम हड़प्पाई स्थल है जिसे 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और दोस्तों आप जानते हैं कि सैंधव सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर धौलावीरा है। भारत में केवल हरियाणा का राखीगढ़ी और पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वारी वाला ही ऐसे हड़प्पा कालीन स्थल हैं जो कि धौलावीरा से बड़े हैं। दोस्तों धौलावीरा की खोज 1967 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक जगतपति जोशी यानी जेपी जोशी द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा धौलावीरा हड़प्पाई स्थल की खोज 1967-68 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक जेपी जोशी यानी जगतपति जोशी द्वारा की गई थी और ये कच्छ के महान रण में स्थित हैं और कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित अन्य विश्व धरोहर स्थल अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क और रानी की बाव हैं। विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक के दौरान रोमानिया के रोसिया मोंटाना माइनिंग लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची के साथ साथ संकटग्रस्त वैश्विक धरोहरों की सूची में भी शामिल किया गया है और वर्तमान में संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर की सूची में कुल कितने 52 स्थल शामिल हैं। अब आगे आइए देखते हैं दोस्तों 14 बाघ अभयारण्यों को CATS की मान्यता।
देखिए 29 जुलाई 2021 को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्कृष्ट बाघ संरक्षण प्रयासों के लिए भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान कर दी गई है। और भारत के जिन 14 बाघ अभयारण्यों को CATS की मान्यता दी गई है उनमें देखिए मानस काजीरंगा और ओरांग असम में, सतपुड़ा कान्हा और पन्ना मध्य प्रदेश में, पेंच महाराष्ट्र में, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य बिहार में, दुधवा टाइगर रिजर्व दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, परम्बिकुलम केरल में, मुदुमलाई और अन्नामलाई तमिलनाडु में और बांदीपुर कर्नाटक शामिल है। दोस्तों इन 14 बाघ अभयारण्यों से पूर्व भारत के 3 अन्य स्थलों को CATS की मान्यता प्राप्त हो चुकी है और ये 3 स्थल लैंसडाउन वन प्रभाग उत्तराखंड, रामनगर वन प्रभाग उत्तराखंड और 24 परगना दक्षिण वन प्रभाग पश्चिम बंगाल हैं। नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान और सिखोते अलिन राष्ट्रीय उद्यान जो रूस है उसको भी CATS की मान्यता प्राप्त है। देश के 13 टाइगर रेंज देश दोस्तों देख लेते हैं। इसमें 13 टाइगर रेंज देशों में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रूस हैं जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। CATS क्या है दोस्तों? कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड। ये बाघ संरक्षण में लगे हुए किसी क्षेत्र और स्थल के लिए एक स्वैच्छिक और स्वतंत्र योजना है। वास्तव में जो कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड है ये ऐसा वैश्विक रूप से स्वीकार्य संरक्षण साधन है जो बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक निर्धारित करता है। WWF या वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के बाघ और संरक्षण क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा इसे विकसित किया गया है और ये योजना 13 टाइगर रेंज क्षेत्रों के बाघ संरक्षण क्षेत्रों में प्रबंधन की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है और CATS को आधिकारिक रूप से वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाघ संरक्षण क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए 7 स्तंभ और 17 तत्वों में व्यवस्थित किया गया है और CA/TS वर्ष 2002 तक ये जंगली बाघों की संख्या को दोगुनी करने के वैश्विक लक्ष्य का TX2 यानी T2 का एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में 13 में से 7 टाइगर रेंज देशों जैसे बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, मलेशिया, नेपाल और रूस द्वारा CATS योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा 13 में से 7 टाइगर रेंज देशों द्वारा CATS योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। अगले टॉपिक पर आते हैं UNFF 16। तो दोस्तों ये UNFF ये जो है सेशन ऑफ द UN फोरम ऑन फॉरेस्ट, UN फोरम ऑफ फॉरेस्ट, ये देखिए 26 से 29 अप्रैल 2021 के दौरान न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 16वां सत्र जो UNF 16th सेशन ऑफ द UN फोरम ऑन फॉरेस्ट आयोजित हुआ और वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017 से 2030 ये UN स्ट्रेटेजिक प्लान ऑन फॉरेस्ट 2017 से 2030 की प्रगति की समीक्षा UNFF 16 के दौरान की गई। दोस्तों वनों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017 से 2030 में 6 वैश्विक वन लक्ष्य और 26 संबद्ध लक्ष्य शामिल हैं। 6 वैश्विक वन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का पहला आकलन उपलब्ध कराने वाली रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 है और 26 अप्रैल 2021 को ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। वैश्विक वन लक्ष्यों के तहत विश्व भर में वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र में 3% की वृद्धि प्रस्तावित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्लेटिपस अभयारण्य के बारे में। प्लेटिपस अभयारण्य क्या है दोस्तों? मार्च 2021 में ऑस्ट्रेलिया के संरक्षणवादियों द्वारा प्लेटिपस के लिए विश्व का प्रथम अभयारण्य स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इस योजना में टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी और न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकारें शामिल हैं। योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक सिडनी से 391 किलोमीटर दूर अर्धजलीय जीवों के लिए विशेषज्ञ सुविधा तालाब आदि स्थापित किए जाएंगे और इस अभयारण्य में
65 प्लेटिपस रखे जाने की योजना है। प्लेटिपस क्या है दोस्तों? प्लेटिपस का वैज्ञानिक नाम आर्निथोरिकस एनाटाइनस है और ये सामान्यतः अंडे देने वाला एक जहरीला स्तनधारी जीव है जो नदियों के समीप पाया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें निकट संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों प्लेटिपस एक जलीय जीव है, अंडे देने वाला एक जहरीला स्तनधारी जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम आर्निथोरिकस एनाटाइनस है और इसे IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। आइए लास्ट में देखते हैं देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। दोस्तों 8 फरवरी 2021 को तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 5वें बाघ अभ्यारण्य की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की है और इस बाघ अभ्यारण्य का नाम श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई जो बाघ अभ्यारण्य है और ये तमिलनाडु में है। ये देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य है। देखिए दोस्तों, श्री विल्लीपुथुर सफ़ेद विशाल गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य, मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये देखिए इसके 1,01,657.13 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल कर इस बाघ अभ्यारण्य का सृजन किया गया है और वर्ष 2016 में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करके कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जो कि भारत का 50वां बाघ अभ्यारण्य है। श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य, तो दोस्तों इसका आंतरिक क्षेत्र लगभग 641.86 वर्ग किलोमीटर है और बफर जोन या जो बफर क्षेत्र है लगभग 347.70 वर्ग किलोमीटर और संपूर्ण बाघ अभ्यारण्य का क्षेत्र 1016.5713 वर्ग किलोमीटर है। तो ये श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित अन्य बाघ अभ्यारण्यों के बारे में जानते हैं। दोस्तों 17वां बाघ अभ्यारण्य कलक्कड़ मुंडन थुरई 2007 में ये 1601.54 वर्ग किलोमीटर और देश का 29वां बाघ अभ्यारण्य अन्नामलाई जो कि 2007 में स्थापित किया गया था 1479.87 वर्ग किलोमीटर। 36वां ये मुदुमलाई 2007 में 688.59 वर्ग किलोमीटर और 42वां जो था ये भारत का 42वां और तमिलनाडु का चौथा था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 2013 में 1408.40 वर्ग किलोमीटर और देखिए तमिलनाडु का 5वां और भारत का 51वां श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य 2021 में 1016.57 वर्ग किलोमीटर एरिया में स्थापित किया गया है। और नवीनतम बाघ गणना के अनुसार 2018 में भारत में बाघों की संख्या 2967 थी और भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में 526 बाघ दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है जिनकी संख्या कुल 6 है। तो दोस्तों ये था करेंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हमने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को प्रस्तुत किया है। ये आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।